हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो इन सबको आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है वो है पोटेंशियल एनर्जी को, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए पहले हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को समझना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर कहीं पर कोई फोर्स लग रहा है किसी जगह पर, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम पहले समझते हैं कि हमको क्या बात ध्यान रखनी है। हमको बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ वर्क किया, ठीक है, कैसे किया वर्क, अगेंस्ट अ फोर्स, मतलब कि किसी सिस्टम में कोई फोर्स लगा था, हमने उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। ठीक है, अब इस वर्क को करने के लिए हमें अपना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है जिस फोर्स को हम लगा रहे हैं वो फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये कि किसी सिस्टम में कोई एक फोर्स लगा था, अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे, वहाँ पर समझेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम में कोई फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स के अगेंस्ट हम लोग अपना कोई फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कुछ वर्क करते हैं, तो जो ये वर्क हमने किया है ना, ये स्टोर हो जाता है सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बस ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये इस पूरे चैप्टर का की कॉन्सेप्ट है। क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर किसी सिस्टम में कोई फोर्स लगा हुआ है, हम उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं अपना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने गुलेल देखी होगी, जो बंदरों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है गुलेल। ठीक है, यहाँ पर रबड़ लगा रहता है स्टेप का। ठीक है, ये दो डंडे लगे रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पत्थर लिया और हम इसको भी पीछे की ओर खींचते हैं। आपने देखा होगा, हम इसको कलर चेंज करते हैं तो इसको हम लोग पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये जो गुलेल थी ये इसके साथ रबर के साथ लगा हुआ है, हम इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, क्या ये अपने आप पीछे की तरफ आ जाएगा? नहीं। इस सिस्टम के अंदर जो इसका रिस्टोरिंग फोर्स है, जो अंदर जो इसका मटेरियल रबर है, रबर क्या करेगा, वो अपने शेप में चेंज होने का विरोध करेगा। हम जब इसको खींचेंगे पीछे की तरफ तो रबर नहीं चाहेगा कि उसके शेप में चेंज आए, लेकिन हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, यानी कि जो इसका अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रबर के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इसमें होने वाले शेप चेंज को का अपोज करेगा। ठीक है, उसका अपोज करेगा, लेकिन हम लोग उस फोर्स के अगेंस्ट अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इस पत्थर के साथ इस रबर को पीछे की ओर खींचेगा। जब ये इस पत्थर को पीछे की ओर खींचेगा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें वर्क करना पड़ेगा ना इस फोर्स के अगेंस्ट। और अब हम जितना हम लोगों ने वर्क किया है वो वर्क, अभी हमने पढ़ा कि हम लोग जो वर्क करते हैं वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो हमने वर्क किया है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया है। मतलब कि ये जब ये रबर और ये पत्थर का जो सिस्टम है, इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। कितनी एनर्जी? जितना हम लोगों ने इसको यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए खींचने में जो वर्क किया है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। ठीक है, जब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, अब जैसे ही हम अपना जो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे,
जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, हम इसको जैसे ही करेंगे रिमूव, तो क्या होगा, ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमने स्टोर नहीं करी है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, हमने जो वर्क किया है वो, तो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है ये अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम इस पत्थर को यहाँ पे पीछे की तरफ खींचते हैं तो हम लोगों ने कुछ वर्क किया, वो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जैसे ही तुम इस पत्थर को छोड़ोगे, ये पत्थर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और सीधे आगे चले आता है भागते हुए। ये क्यों गया आगे, इसका मतलब इसके पास इतनी ताकत थी ना, इतनी एनर्जी थी कि वहाँ आगे तक जा पाया। ये कहाँ से आई एनर्जी, ये एनर्जी आई इसके अंदर, हमने जो वर्क नहीं किया था इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में, वही एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई। अब जैसे ही हमने इस एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमने जो फोर्स लगाया है उसको हमने हटाया, उसको हमने रिमूव किया, वो सीधे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती गई और ये आगे तरफ भाग गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पोटेंशियल एनर्जी का। जब भी किसी सिस्टम में कोई फोर्स लगाए, हम उस फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हैं, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को जो हमने अप्लाई किया है उसको हटा देंगे, तो वो फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज जाएगी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको बेस्ट समझ में आया होगा ये। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के फोर्स जो उसको फॉलो करेंगे, जो हमने आगे पढ़ा है, इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो करते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके सहारे आप इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अभी हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करी, अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लॉजिक वहाँ पर भी सेम ही रहेगा कि जो हम सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क, जो इंटरनल फोर्स है उसके अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने का मतलब है कि उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है, उतनी एनर्जी स्टोर हो गई उसके सिस्टम में। ठीक है, इसको हम यहाँ देखते हैं ज़रा। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क, जब कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ काम करता है, इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में, अगेंस्ट अ फोर्स, सिस्टम का अपना कोई फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क करता है, किस लिए, उस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में। अच्छा, ये फोर्स है, जो ये फोर्स होंगे इंटरनल वर्क, ये फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एग्जांपल हैं। ठीक है, इन फोर्स के अगेंस्ट, इसका एग्जांपल हम अभी फिर से समझेंगे, इसको भी समझते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप उसको पूरे को समझो कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में, तो वो क्या होता है, तो जो हमने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ये इस पूरे चैप्टर का की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा होगा। ठीक अच्छा, जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे, क्या होगा, जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, जो बॉडी है वो मूव करेगी। क्यों, क्योंकि अब जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको भी हम जब समझेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल लेकर के, तो वहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी। ठीक, और ये जो चेंज नहीं हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी गायब होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। ठीक, अच्छा, इस टाइप के फोर्स, जितने भी फोर्स इस जो हमने ऊपर बात करी है इसको फॉलो करेंगे, उन फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस कंजर्वेटिव फोर्स का नाम पहले सुना होगा बहुत बार। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स, यह है ना।
इसी से हमारा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये कूलम्ब फोर्स का नाम आ गया ना यहाँ पे कि कूलम्ब फोर्स भी इसको फॉलो करता है। तो ये सब एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में वो कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी इसको समझा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जाए, एक बार हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ये गुलील वाला जो हमने समझा ये। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल है, आपने रियल लाइफ में देखा होगा ऐसे। अच्छा, एक बार हम जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल शॉर्ट समझेंगे इसे। कि कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ये। देखो, ये ग्राउंड है, सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखी हुई है तो अभी तो रखी हुई है, अभी तो हम इसको मूव नहीं करा रहे, तो हमें कुछ वर्क नहीं करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाऊँ ऊपर तक का। क्या ये अपने आप चली आएगी? नहीं, इसको उठा के मुझे लेके जाना पड़ेगा और मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगाना पड़ेगा कोई फोर्स। अच्छा, मैं ये फोर्स लगा क्यों रहा हूँ? क्योंकि जो अर्थ है इसको नीचे की ओर खींच रही है mg वेट से, और क्योंकि मुझे इसको ऊपर की ओर लेके आना है तो मुझे इसको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे भी तो अपना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ऊपर कैसे जाएगा? तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल विदाउट एनी एक्सीलरेशन, बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स दिए ऊपर लेके जाऊँ, तो मुझे जस्ट इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जस्ट mg के बराबर ही, लेकिन इसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं इसको विदाउट एनी एक्सीलरेशन कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको ऊपर की ओर लेके जाऊँ। तो इसको मैं उठा के अब इस फोर्स को लगा करके मैं इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इसको ऊपर भी लेके आ रहा हूँ, तो मैं कुछ काम तो कर रहा हूँ ना। मैंने फोर्स भी लगा रखा है एक्सटर्नल, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कुछ वर्क तो होगा होगा ना, वर्क, कुछ ना कुछ वर्क तो होगा। अब ये जो वर्क होगा, यही वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस बॉडी के अंदर स्टोर होते जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको जस्ट उठा के यहाँ तक ले गया, सिर्फ यहाँ तक उठा के ले गया, तो मुझे कम काम करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ, मैंने जो फोर्स लगाया है उसको मैं रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा फिर? अब ये जो बॉडी है ये नीचे की ओर गिरेगी, अपने आप नीचे जाएगी ना। नीचे जाने का मतलब क्या है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि जो वर्क मैंने किया था, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसको और ऊपर लेके आऊँगा तो और ऊपर से छोड़ूंगा, तो देखो, एक ऑब्जेक्ट कम ऊपर से गिर रही है, एक ज़्यादा ऊपर से गिर रही है। किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए? किसके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? जब छोड़ेंगे तो बहुत तेज भागेंगे ना, तो जो ऊपर से ऑब्जेक्ट आएगी ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी नीचे जाते वक्त। क्यों? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको ले आने में ज़्यादा वर्क करना पड़ा होगा। अरे इसको मैं ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा वर्क करूँगा, यानी कि इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो जब चेंज होकर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी ना नीचे आने पे। अच्छा, इसको अगर और ऊपर लेके आऊँगा तो मुझे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जितनी ज़्यादा स्टोर होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ गए होगे। इसको ऐसे समझो, जब मैं इसको ऊपर लेके गया, अगर मैं इसको ये अलग अलग हाइट की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको इतना ऊपर ले गया, अगर मुझे सिर्फ 1 जूल का वर्क करना पड़ा, इसको यहाँ से ऊपर तक ले आने में मुझे सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी इसकी 1 जूल होगी। जब जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, रिमूव करूँगा, तो यही तो 1 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अच्छा, इसको और ऊपर लेके जाऊँगा, अगर यहाँ तक लेके गया तो मुझे 2 जूल काम करना पड़ा होगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यही ज़्यादा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगी तो इतनी अमाउंट में ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी नहीं होगी? ठीक है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 3 जूल, तो फिर और ज़्यादा चेंज होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर पहुँची, यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 3 जूल है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने रोकी है तो इसकी जो स्पीड अभी 0 है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे, जब नीचे को आना स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी कितनी है? 3 जूल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो 0 है। अब नीचे आए तो नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल हो जाएगी। क्यों? अरे अब तो यहाँ इस पॉइंट पर आ चुके हैं ना, इस पॉइंट पर हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल हो गई, लेकिन अब जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ बढ़ जाएगी, वो 1 जूल हो जाएगी। सम इनका कांस्टेंट रहेगा। जब ऑब्जेक्ट गिरते गिरते यहाँ पहुँचेगी तो इस पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल रहेगी,
लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 हो जाएगी। नीचे आने पर हेड 0 हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 3 जूल। तो देखो हर 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 पॉइंट पे सम कितना आएगा, 3 जूल 0 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, हर जगह पे इनका सम क्या है, कांस्टेंट 3 आ रहा है। तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, अगर आप मेरी बात नहीं समझें तो आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल, कि अगर हम कुछ वर्क करेंगे किसी सिस्टम के अंदर जो फोर्स है उसके अगेंस्ट, अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट अ फोर्स, यानी कि हमने भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रखा है ना, हमारा वाला जो फोर्स है वो FE है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इस फोर्स ने जो काम किया है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बस इसको आप ध्यान रखिए, ये इतना काफ़ी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर हम किसी सिस्टम में कुछ वर्क कर रहे हैं किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट अपना कोई फोर्स लगा करके, तो जो हमने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा सिस्टम में। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये समझाया भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आपको ये बात पूरी समझ में आई है ऊपर वाली, तो सेम चीज़ सेम लॉजिक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल तो अलग बनेगा ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक। क्या हुआ देखो, मान लेते कि हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ पर Q, ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा ये, बिल्कुल अपने चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग फील्ड बनाएगा। देखो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू होगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी कि इसके चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन कुछ ना कुछ फील्ड तो होगा। और ऐसा मानते हैं कि इसने अपने चारों तरफ किसी पॉइंट पे ई फील्ड बना रखा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम किसी चार्ज Q0 को इसके पास लेकर के आए, इस Q0 चार्ज को हम इसके पास लेकर के आए। अच्छा, क्या इसको आराम से ले हम ये अपने आप आ जाएगा नीचे बिना किसी फोर्स के? नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। अभी हम मान के चलें कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्या ये अपने आप इसके पास आएगा? नहीं। अगर हम कहीं पर भी लेके आएंगे ना, इसको रिपल नहीं करेगा ये, बिल्कुल करेगा रिपल। रिपल कैसे करेगा, कितने फोर्स के साथ? तो क्यों यहाँ पर मान लो कि जैसे मैं इस पॉइंट पे लेकर के आया इस चार्ज को, जब इस चार्ज को इस पॉइंट पे ला के रखूँगा तो यहाँ पर मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इतना फोर्स लगेगा, F=Q0 × E लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो F=Q0 × E फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स है तो इसको बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा, बिल्कुल हर पॉइंट पे इसको रिपल करेगा ये। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको उठा के हम इस पॉइंट R से उठा के इस पॉइंट P तक ले आएँ। मान लो कि यहाँ भी R पे रखा हुआ है, यहाँ से उठा के हम और अंदर P तक लाना चाहते हैं, ठीक है। हम इस चार्ज Q0 को इस पॉइंट R से इस पॉइंट P तक लाना चाहते हैं। क्या ये अपने आप आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा, यानी कि इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस लेकिन हमको लाना है तो हमको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? अरे हम भी तो अपना कुछ फोर्स लगाएंगे। मान लो कि जो इस FE जो इस सिस्टम का फोर्स है, मुझे इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा अपना फोर्स F एक्सटर्नल। अब मेरे पास दो चीज़ें या तो मैं जो फोर्स लगाऊं F एक्सटर्नल वो FE से ज़्यादा हो, जो मैं F एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं वो FE से ज़्यादा हो, या फिर जो F एक्सटर्नल है वो जस्ट FE के बराबर है, लेकिन हमेशा होगा अपोजिट डायरेक्शन में ही, क्योंकि हम इसको अंदर जो FE हुआ ना ये बाहर लगा होगा FE,
क्योंकि इसको रिपल्सिव फोर्स होगा, और हमको जो लगाना है एफ एक्सटर्नल वो लगाना है इस तरफ, क्योंकि इसको मैं चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, देखो समझ में आ रहा होगा आपको, ये कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, हम दो केस हो सकते हैं कि हम इस फोर्स के अगेंस्ट हम ये फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल। यहाँ पर दो केस पॉसिबल है कि या तो हमारा फोर्स ज़्यादा हो या हमारा फोर्स एफ ई के बराबर हो। अच्छा, अगर एफ ई हमारा फोर्स ज़्यादा होगा एफ एक्सटर्नल, तो इस पर कुछ नेट फोर्स लगेगा, चार्ज पे लगेगा ना। अरे मान लो कि ये जो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और हमने लगा दिया 7 न्यूटन, तो जो 5 न्यूटन है वो बाहर की तरफ था और जो 7 न्यूटन है वो अंदर की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। तो यानी कि इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लग रहा है, और कहाँ, अंदर की तरफ। यानी कि जो चार्ज होगा अब वो एक्सीलरेशन के साथ अंदर की तरफ आएगा। ये केस हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो एक्सीलरेशन के साथ अंदर आए, हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अंदर जाए। हम चाहते हैं कि जो ये चार्ज क्यू नॉट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अंदर की तरफ जाए विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो हमको इस वाले केस में मिलेगा वो। हम क्या चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर ये फोर्स थी 5 न्यूटन बाहर की तरफ है, अगर 5 न्यूटन लगाएं अंदर की तरफ तो टोटल फोर्स 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट है ये इस वाले केस में विदाउट एनी एक्सीलरेशन अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम केस लेके चलेंगे कौन सा वाला, कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो एफ ई के बराबर है लेकिन अपोजिट है। ठीक है, हम इस केस को लेके चलेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, यानी कि मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा दिया, इस फोर्स के साथ मैं इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को पॉइंट आर से पॉइंट पी की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। मैंने जो फोर्स लगाया है, मैंने फोर्स लगा दिया एफ एक्सटर्नल, और साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा होगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ वर्क तो मैंने क्या होगा, डब्लू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आर टू पी। हम गए आर टू पी, तो डब्लू से जो मैंने आर से पी तक लाने में जो वर्क किया वो फोर्स जो टोटल वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले लेंगे हम आर टू पी। ये टोटल वर्क होगा नहीं होगा बताओ, सीधे मैथमेटिकल लगाया ना हमने वर्क का फॉर्मूला, तो हो जाएगा इतना वर्क मैंने किया इस चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लाने में। ठीक है, इतना वर्क क्या होगा, नहीं क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा। अभी तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बिल्कुल, तो ये जो वर्क डन है ये बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा नहीं होगा, यानी कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी, होगी बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा इस इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं। ठीक, देखो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई समझना है, के बारे में सोचना है। कहाँ से आया, कोई चार्ज पड़ा हुआ उस चार्ज की वजह से। अच्छा, ये कहाँ से बना, ये कहना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है किसी चार्ज क्यू की वजह से। ठीक है, एक क्यू चार्ज क्यू है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये चार्ज अपने चारों तरफ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ई, अलग अलग वैल्यू होगी उसकी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी हर पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गया। अब आपको सोचना है कि हम एक टेस्ट चार्ज क्यू को लेके आ रहे हैं, इस जो ये टेस्ट चार्ज क्यू है इसको लेके आ रहे हैं पॉइंट आर से पॉइंट पी तक का। ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, ये अपना चारों तरफ फील्ड बना रहा है, यहाँ पर भी कुछ फील्ड होगा, यहाँ पर भी कुछ फील्ड होगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा। ऐसे में हम चार्ज क्यू को इस पॉइंट आर से इस पॉइंट पी तक लाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से ये इसको बाहर की तरफ फेंक रहा होगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मुझे लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, तभी तो अंदर आ पाएगा। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊँ तो उड़ जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंदर आए, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो मैं फोर्स लगाऊंगा। इसके जस्ट मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि जो ये फोर्स है वो जस्ट इसके बराबर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होगा तो ये एक्सीलरेशन के साथ अंदर आएगा, लेकिन मैं इस कंडीशन को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इसकी जब एक्सीलरेशन के साथ अंदर आएगा तो उसके पास कुछ
पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी एक्स्ट्रा बनेगी। हम उस कंडीशन को देखना ही नहीं चाहते हैं। अभी हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अंदर लेके आना चाह रहे हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सिर्फ इस केस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको अंदर लेके आना चाहते हैं, अंदर लेके आ रहे हैं, और इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अपना हमने फोर्स लगाया है, वो फोर्स है एफ एक्सटर्नल। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब जब हम इस चार्ज को आर से पी तक लेकर के आएंगे तो हमने अपना फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये जस्ट इनफ यानी कि जस्ट इनफ है टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इसके बराबर ही है। यानी कि जो एफ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एफ एक्सटर्नल है, ये दोनों आपस में बराबर ही हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर एक दूसरे के इक्वल है तो कोई नो नेट फोर्स नहीं लगेगा उस पर, दोनों का सम जीरो हो गया, तो नेट फोर्स की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर नेट फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम होता है। अगर नेट फोर्स नहीं है तो ये कहाँ से आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसको एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अंदर लेकर के आ रहे हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इस केस में अब हमने तो अपना फोर्स लगा रखा है ना, एफ एक्सटर्नल, हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया है और उससे चार्ज अंदर भी आ रहा है, तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इससे वर्क डन होगा नहीं होगा। तो जो ये वर्क किया है किसने, एक्सटर्नल फोर्स ने। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगा रहा है एफ ई, वो कहाँ लगा रहा है, वो लगा रहा है बाहर की तरफ, हम लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, वो लगा रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसकी डायरेक्शन में डी आर अंदर की तरफ हो रहा है, हम उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये जो वर्क होगा वो बनेगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपना फोर्स लगा रहा है एफ ई, लेकिन इसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंदर की तरफ हो रहा है, उसके अपोजिट में। तो यहाँ पर जो ये इसने जो वर्क डन किया होगा वो इसका अपोजिट होगा नहीं होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्सों ने काम किया, लेकिन ये इसकी वजह से जो वर्क होगा वो इसके इक्वल, जो वर्क होगा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग में बात था, मैंने कहा था कि तुम्हें जो बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी वर्क डन करेंगे, जितना भी हम काम करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यही जो वर्क हमने किया है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम इस फोर्स को जो हमने लगा रखा है इस फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस चार्ज को बाहर की तरफ खींच के ले जाएगा, यानी कि इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यार थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा ही तो हो रहा है, मैंने अपना फोर्स को रिमूव कर दिया, जो मैंने अपना फोर्स लगाया था उसको हटा दिया, तो जैसे ही मैं उसको रिमूव करूँगा, हटाऊंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको भगा के दूर ले जाएगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स से रिपल कर देगा। तो उससे उसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, नहीं आएगी, कहाँ से आई, ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, लिखा भी है, द पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज क्यू। और इस तरीके से कि जो उनका टोटल सम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये हमने एग्जांपल वहाँ पे देखा था जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो सेम लॉजिक लगेगा, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो जो हमने वर्क किया, हमने जो भी वर्क किया, अच्छा किसने किया था वर्क, एक्सटर्नल फोर्स ने, वो हमने तो अप्लाई किया था उस चार्ज को उस पॉइंट से आर पॉइंट से पी तक लाने में। तो हमने जो भी वर्क किया वो बताओ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा नहीं होगा, ये लॉजिक हम पहले पढ़ के आ गए थे। अच्छा वो वर्क होगा कितना, तो वो वर्क होगा डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, हम आर से पी तक लेके आ रहे थे ना, ये ग्राफ याद है देखो फिगर, हम इस चार्ज क्यू को आर से पी तक लेके आ रहे हैं। तो देखो वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम आर टू पी, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो देखो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा वाला, एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क हम अपना वाला काउंट करें कि हमने कितना वर्क किया है, तो हमारा वाला फोर्स। अच्छा ये आर टू पी क्या है, हम पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं, ये इस डी आर की लिमिट है, हो जाएगा, तो इतना वर्क होगा, सिंपल सी बात है। तो डब्ल्यू आर पी तो आ गया यहाँ पे। अब देखो जो ये एफ एक्सटर्नल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बराबर, लेकिन अपोजिट था नहीं था ना। तो देखो मैं इसको एफ एक्सटर्नल को माइनस एफ लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन आ गया एफ यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले बता रहे हैं कि मैंने कितना वर्क किया, क्यू चार्ज को पॉइंट आर से पी तक लाने में मैंने कितना वर्क किया।
मैंने जो वर्क किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा? नहीं होगा। तो बस यही वर्क डन जो हमने रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उसी सेम लॉजिक पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अच्छा, एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्टिकल विथ चार्ज q possess a certain electrostatic potential energy. This work done increase its potential energy by an amount equal to potential energy difference between R and P. ये लाइन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या देखा कि जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल Q को R से P तक लेके आ रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो जा रहा है। कब? जब मैं R से P तक लेके आ रहा हूँ, जब मैं इस चार्ज पार्टिकल को R से P तक लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूँ, P से आगे एक कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लें कि M, मैं इस चार्ज पार्टिकल को R से M तक लेके आऊँगा तो मुझे और काम करना पड़ेगा बिल्कुल। तो सिस्टम के अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ से मैं इस कह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे चार्ज क्यों था, इसके पास मैं एक छोटा चार्ज R से कोई चार्ज Q R से P तक लेके आया, लेकिन अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पॉइंट M तक। ऐसे ही अगर मैं इन पॉइंट को बढ़ा दूँ तो वर्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ से हमको आइडिया मिलता है कि अगर हम दो पॉइंट के बीच में चार्ज को R से P तक लेके आ रहे हैं, R से M तक लेके आ रहे हैं, तो हम जितना वर्क डन कर रहे हैं, जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। क्या कहा? हमने कहा कि हम जब इस चार्ज पार्टिकल को कोई भी दो पॉइंट के बीच लेके आ रहे हैं, इस R से इस P तक M तक या P तक लेके आ रहे हैं, तो जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। अच्छा, डिफरेंस के दो पॉइंट होने चाहिए, हाँ, R और जैसे मैं R से P तक लेके आया तो R और P की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उनके डिफरेंस के बराबर होगा वर्क डन। तो यहाँ से हम लोग ये सीखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हुई है वो जिन दो पॉइंट के बीच हम चार्ज को लेके जा रहे हैं उन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा वर्क डन। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक है। वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना। देखो ये हम अभी डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को बिटवीन टू पॉइंट। जब भी डिफरेंस की बात करेंगे तो दो पॉइंट होने चाहिए ना, तभी तो एक पॉइंट कोई होगा और दूसरा पॉइंट होगा, हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है? ये होता है वर्क डन। कौन सा वाला वर्क डन? जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, किस लिए? मूविंग अ चार्ज क्यू। अच्छा, यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसको ध्यान रखना। चार्ज क्यू को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि जो हमने दो पॉइंट ले रखे ना, ये दो पॉइंट, उन दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज क्यू को एक पॉइंट इस पी से दूसरे पॉइंट क्यू तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जो हम कह दें ना कि एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उन दो पॉइंट के बीच की। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक सीखा कि हम जो भी वर्क करेंगे किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, वो उन दोनों पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो इम्पोर्टेंट बात लगती है पता। अब यहाँ से हमको दो इम्पोर्टेंट चीज़ को देखना है। क्या?
जब हमने ऊपर की इक्वेशन देखी, देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इस इक्वेशन का जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और आर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। इसका मतलब है कि अगर मैं, ये चार्ज पार्टिकल था जो अलग अलग फील्ड बना रहा है, इस चार्ज इसके फील्ड में मैं किसी चार्ज क्यू को लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट आर से इस पॉइंट पी तक, यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, बिल्कुल मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने जो वर्क किया वो डिपेंड कर रहा है किस पे, यू पी माइनस यू आर के बराबर, यहाँ पे हमने देखा ना। तो यू पी माइनस यू आर के पे डिपेंड कर रहा है। यू पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, आर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। सोचो अगर मैं इसको ऐसे घुमा के लेके आऊँगा चार्ज को, क्या ऐसा करने से यहाँ पे कुछ चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे आर कहीं पे आया नहीं है। यहाँ पे बस ये डिपेंड ही कर रहा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इस पॉइंट पे कितनी। अब तुम चाहे इधर से आओ चाहे किधर से आओ, हमारा पहला पॉइंट आर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आखिरी पॉइंट हमारा पी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। चाहे तुम किसी भी रास्ते से होकर के आओ, आंसर हमेशा 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 हमारा आंसर जो होगा वो यूपी माइनस यू आर ही आएगा, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। यानी कि जब मैं चार्ज क्यू को इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर के आऊँ, चाहे किसी भी रास्ते लेकर के आऊँ, हमेशा मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? ये यहाँ देखो ना, यहाँ पे ये खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट दो ही पॉइंट आ रखे हैं, बीच का कोई पॉइंट आया ही नहीं है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कहाँ से होके आएँ, क्योंकि जब ये इसमें आना ही नहीं है फॉर्मूले में, तो इसका मतलब नहीं है ना हम कहीं से भी आएँ। तो इस टाइप के फोर्स जो जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने फिर से देखो कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट कि दो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं। तो फर्स्ट, अब इक्वेशन में जो वर्क डन था वो डिपेंड करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, बिल्कुल हमने देखा था अभी। इसका मतलब हमने जो वर्क डन किया है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराने में, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। यानी कि वो जो रास्ता कौन सा हमने चूज़ किया उससे इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी रास्ते आ सकते हैं। आंसर हमेशा फर्स्ट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के जो फोर्स होंगे उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये उनकी कंजर्वेटिव फोर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो उनमें जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ, और ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपनी कहानी में सेकंड केस में। दूसरा हमारा यहाँ से आंसर का निकल के आया, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो हमने ऊपर की इक्वेशन में क्या देखा, कौन सा इक्वेशन याद कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन याद कर रहे हैं। इस इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखो आप डेल्टा यू इक्वल टू यू पी माइनस वी आर इक्वल टू डब्ल्यू आर पी आया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है ये मैटर करता है। यानी कि जो वर्क डन है ना डब्लू, वो यू पी माइनस यू आर इसके बराबर है। हम दो पॉइंट आर और पी के बीच आ रहे हैं, तो जो वर्क डन है वो इन दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस पॉइंट पे, देखो चार्ज क्यू था, फिर से हम वही ग्राफ बना रहे हैं, एक पॉइंट आर है एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू पी है, और हमारा जो वर्क डन आया है वो यू पी माइनस यू आर आया है। आया नहीं आया, हमने ग्राफ में देखो ऊपर पढ़ा है फिर इक्वेशन में। तो देखो जो डब्ल्यू आर पी आया है वो यू पी माइनस यू आर आया है, तो उसको मैंने हल दिया। सोचो अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं कि ये 5 जूल है। ठीक है, और इस पॉइंट कितनी है 7 जूल है। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, 7 माइनस 5 2 जूल होगा, होगा बिल्कुल। लेकिन सोचो अगर मैं इसको कर दूँ 5 की जगह पे 4 मान लूँ, अगर ये 4 होगा तो इसको मैंने कम किया तो यहाँ भी कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बताओ हमारा आंसर कितना आएगा, तो अब हमारा यूपी हो जाएगा 6 माइनस 4, फिर से 2 जूल आंसर आया।
चलो एक वैल्यू और लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इसको मान लूँ कि ये 0 है, ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये कितना कम हुआ, ये 5 था, 5 से मैंने 0 कर दिया, यानी कि 5 यूनिट कम कर दिया। तो यहाँ भी मुझे 5 कम करना पड़ेगा 7 से, तो 5 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 2 जूल। अब देखो डिफरेंस कितना आएगा, यूपी की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 0, फिर से 2 आंसर आया। मतलब ये है कि इन पॉइंट पर आर और पी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो सकती है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा वर्क डन होगा। यानी कि जो वर्क डन है, यानी कि जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, वो उन दो पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है ये हमारे लिए काम की चीज़ है, कि यूजफुल है, ना कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की अलग से वैल्यू। ठीक है, मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आएगी। हमारे काम की चीज़ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, हम उसी को मेजर कर रहे हैं। अगर मैं चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो मैंने जो वर्क किया है ना, कैलकुलेट किया कि मैंने कितना वर्क किया, वो वर्क मुझे क्या बताएगा, वो वर्क मुझे बताएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि मैं क्या कर पाऊँगा कैलकुलेट, मैं करूँगा हमेशा कैलकुलेट दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। मैं किसी आर पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा, वो हम कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से हम यहाँ पर आर की यू आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो कुछ भी हो सकती है। और यूपी की वैल्यू क्या है, हम वो भी नहीं निकाल सकते, वो भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है। ठीक है, और वही हमारा वर्क डन होगा। ठीक, तो ये बात पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी कि हम यू आर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कभी मैंने 5 रखी, कभी मैंने 4 रखी, कभी मैंने रखी 0 रखी ना, अलग अलग वैल्यू रखी। लेकिन जो वैल्यू मैंने यहाँ चेंज करी उसी के हिसाब से मैंने यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ा। जैसे मैंने 5 रखी थी तो यहाँ 7 आंसर था, पहले आंसर आ गया। फिर मैंने इसको एक यूनिट कम कर दिया, तो 5 से 4 कर दिया, तो मुझे यहाँ भी कम करना पड़ा, 7 से मुझे 6 करना पड़ा। अच्छा, मैंने अगर 5 से 0 कर दिया तो मैंने 5 यूनिट कम करा, तो मुझे यहाँ पर भी 5 यूनिट कम करके मैंने 7 में से 5 कम करके 2 कर दिया, यहाँ पे करना पड़ा ऐसा। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट पे अपनी मर्जी से 0 मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 माना है, तो हम किसी भी पॉइंट पे 0 मान सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। बस शर्त ये है कि दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 माना तो यहाँ 2 माना, अब अंतर 2 है। यहाँ पर 5 माना तो यहाँ 7 माना, अंतर 2 है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो भी अंतर 2 है, और यही अंतर वर्क डन के बराबर है। लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने 0 कहाँ पे माना है। मैं चाहूँ तो 0 यहाँ पे मान सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 मानूंगा तो यहाँ -2 बन जाएगा, अब अंतर फिर से 2 का आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अभी भी 2 का आएगा, और वही चीज़ मायने रखती है क्योंकि वही वर्क डन है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कंक्लूजन कि हम आज़ाद हैं कि हम किस पॉइंट पे, वी आर फ्री, हम फ्री हैं किस बात के लिए, ये मानने के लिए कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल जो हम नहीं निकाल रहे हैं यूपी, इसकी वैल्यू को 0 माने, पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर रहे हैं। यहाँ पे यू आर की वैल्यू जो हम 5 रखी, यू आर की वैल्यू 0 रखी, इसके लिए हम आज़ाद हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो यानी कि हम 0 किसी भी पॉइंट पे मान सकते हैं। अब 0 किस पॉइंट में मानेंगे, तो इसके लिए हम एक अपना काम आसान करने के लिए हम हमेशा इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। किसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चल रहे हैं उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। और उसे किसको मानेंगे, हम लेके माने हम मानने के लिए आज़ाद हैं, और हम उसको मानेंगे इन्फिनिटी पे। हम मानेंगे कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक, तो देखो हमने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो बताता है हमें वर्क डन के बारे में, कि हमने जो वर्क किया है वो जिन दो पॉइंट के बीच चार्ज को मूव कर रहे हैं वो उन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमको क्या मिला कि जो पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे काम की नहीं है, नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। हमारे लिए काम की चीज़ कौन सी है, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है ओनली डिफरेंस। किसका डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये हमारे काम की चीज़ है। इसको मैंने बहुत अच्छे समझाया, अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के डिटेल में समझा रहा हूँ।
इट इज़ द ओनली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हमें चेंज नहीं होने देना है। आप वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को आप सेम रख के चलेंगे। अच्छा, इससे हमको एक मिल जाती है आज़ादी। किस बात की आज़ादी? कि हम किस पॉइंट पे उसको जीरो माने, कि हम पोटेंशियल एनर्जी को किस टाइम पे जीरो माने, और जिस पॉइंट पे हम जीरो मानेंगे हमारे पास फ्रीडम है कि हम किस पॉइंट पे इसको जीरो माने, और जिस पॉइंट पे हम इसको जीरो मानेंगे उसको हम मानते हैं जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने समझाया है कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो डिफरेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, यूपी माइनस यू आर। अब यहाँ पर वैल्यू चाहे यूपी, अगर मैं यहाँ पे जैसे 5 7 और 5 अंतर दो है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7 + 2 कर देता हूँ, -5 + 2 कर दूँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यहाँ पर वैल्यू 7 थी, यहाँ पर 9 हो गई, 9 - 7, फिर से आंसर 2 है, यहाँ पर भी आंसर 2 है बस। और जो हम वर्क डन करेंगे वो 2 जूल ही आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर सकते हैं, और इसी का हम यूज़ करके किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे, और जहाँ पर वैल्यू जीरो करेंगे वही हमारा बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे जीरो है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज करेंगे। हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा है। इस फील्ड में मैं एक चार्ज क्यू को लेके आना चाहता हूँ, और मैं उसको लेके आ रहा हूँ आर से पी तक। इस टाइम पर मुझे जो भी काम करना पड़ेगा आर से पी तक लाने में, वो होगा इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, यानी कि यूपी माइनस यू आर के बराबर होगा, नहीं होगा? ये हमने पढ़ रखा है। यानी कि हम इस तरीके से अगर करेंगे कैलकुलेट, तो हमको मिलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मुझे कहीं पर पहले रेफरेंस पॉइंट फिट करना पड़ेगा। तो मैंने फिट किया है कि मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिटी को मानूँ कि वहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। एक बार मैंने वहाँ फिक्स कर दिया, तो अब मैं उसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, कैसे करूँगा कैलकुलेट? मान लो कि मैं जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर होगा, यानी कि आर कहाँ से ले गया, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर से ले गया है, जहाँ पर इसका फील्ड का असर बहुत कम है। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, तो यानी कि मैं इसको आर यानी कि इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहा हूँ। उस टाइम पर मैं जो काम करूँगा यूपी माइनस यू इन्फिनिटी होगा। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेट इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और वो होगा वर्क डन के बराबर, जो मुझे इन्फाइनाइट से चार्ज क्यू को पी तक लाने में करना पड़ा है। अच्छा, मैंने जो वर्क किया है वो किसके बराबर होगा, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। क्यों यार, अभी हमने बोला ना कि हम इसको जीरो लेके चल रहे हैं इन्फिनिटी पे हम जो काम कर रहे हैं। तो देखो, तो हमने जो वर्क डन किया है इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाने में, वो यूपी के बराबर। यूपी क्या है, पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से हम एक किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल पा रहे हैं। निकाल तो हम अभी भी डिफरेंस ही रहे हैं यूपी और यूआर के दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन एक चालाकी है यहाँ पर, चालाकी ये है कि यूआर की वैल्यू जीरो है। हमने उसको ऐसे पॉइंट पे लेके जहाँ पे यूआर की वैल्यू जीरो होगी। अगर ये जीरो है तो जो डिफरेंस आएगा वो इसकी वैल्यू के बराबर तो निकल के आएगा। तो हमने इस लॉजिक को लगा करके इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो वापस आओ, ये हमने ट्रिक यूज़ करी। हमने जो पहले पढ़ा कि हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को मेजर करते हैं वर्क डन की हेल्प से। तो हम उसी लॉजिक को यूज़ करके हम एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जब हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो उस केस में हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इतना होगा। यहाँ पर हम यूपी माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू जीरो है, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी तक जो वर्क डन करेंगे वो यूपी के बराबर निकल के आएगा। ये जो हमने वर्क डन किया है अब वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, किस पॉइंट की, पी पॉइंट की। तो ये इक्वेशन हमको बताती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट, जिसको हम अभी तक मेजर नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हम सिर्फ डिफरेंस को मेजर कर रहे थे, करा तो हमने अभी भी डिफरेंस ही मेजर है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे वैल्यू जीरो है, तो डिफरेंस उस पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी
एक सिंगल पॉइंट की डिफाइन कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ब्लू कलर में, देखो आपने देखा होगा डेफिनेशन पढ़ी थी, वो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो हमने अभी दो टॉपिक पढ़े हैं मेन आज। क्या पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा पढ़ा हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पर क्या होंगे? दो पॉइंट होंगे। हम चार्ज को एक पॉइंट आर से एक पॉइंट पी तक लेके जा रहे होंगे, तो उस टाइम पर हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क आर से पी तक ले आने में, वो होगा यू पी माइनस यू आर के बराबर। यानी कि जब हम वर्क को करेंगे कैलकुलेट, तो हमें आंसर मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। जबकि सेकंड केस में जब मुझे सिर्फ एक पॉइंट की निकालनी वैल्यू, मुझे डिफरेंस नहीं करनी कैलकुलेट, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिले, डिफरेंस नहीं, सिर्फ इस पॉइंट की, ये यूपी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? तो उसके लिए पहले मुझे एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। वो मैंने कहाँ किया? इन्फिनिटी पे। वो मेरे हाथ में कहाँ पे करूँ? तो हम लोग उसे कहाँ पे लेते हैं? जनरली इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? जब ऐसे करेंगे तो अब मैं इन्फाइनाइट से इसको लेकर के आ रहा हूँ, तो अब जो वर्क डन होगा वो यू पी माइनस अभी भी यू आर होगा, और यू आर की वैल्यू यहाँ पे यू आर इन्फाइनाइट पे है। लेकिन ये तो जीरो हम लेते हैं ना, यहाँ पे जीरो होता है। तो जो हमने वर्क डन किया है वो यू पी के बराबर, तो ये सिंगल पॉइंट की एनर्जी निकल के आई है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बोलोगे आप, जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट आर से दूसरे पॉइंट पी तक लेके जाएंगे, तो उस टाइम पर हम जो वर्क करेंगे, वर्क डन होगा, वो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। जबकि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो, ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप बोलोगे जब हम इन्फाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आएंगे किसी एक पॉइंट पे, तो जितना वर्क करेंगे हम वहाँ से उस पॉइंट तक लाने में, वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। एक बार हम किसी फाइनाइट पॉइंट आर से लेकर आ रहे हैं, एक बार हम इन्फाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। तो जब इन्फाइनाइट से लेकर के आएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट निकलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वैसे हमको इसके बाद पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन अब लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज का लेक्चर लंबा था, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको जो ये टॉपिक था ये अच्छे समझ में आए। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसने मुझे खुद बहुत लंबे टाइम तक परेशान किया। तो मैं नहीं चाहता कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत हो, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देखिए, इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।